Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb, part 6. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज पर वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द मॉडल विल। जी हाँ, WILL, बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस्ड, यानी बिल्कुल शुरू से लेकर और अंत तक आपको मैं विल के बारे में सारी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश बोलने की हसरत तो हर दिल में होती है, आपके दिल में भी होगी। अगर आपके दिल में भी इंग्लिश बोलने की हसरत है तो फिर इन मॉडल्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में, डे टू डे कन्वर्सेशन में ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे ये विल। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में सबसे अधिक वर्सेटाइल जो एक मॉडल है वो है विल। चलिए जरा इसके बारे में जल्दी से जानते हैं कि ये विल क्या है। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग ऑलरेडी पहले से रखते होंगे और उससे आगे की जानकारी मैं यहां आपको देता हूं। चलिए जरा देखते हैं कि ये विल क्या है। इसके लिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। विल क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग कहां पर और कैसे किया जाता है, चलिए जरा ये भी देख लेते हैं। प्राइमरली यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स। और इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में, ध्यान दें, इसका प्रयोग यानी विल का प्रयोग किसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये है प्रेजेंट टाइम और इस प्रेजेंट टाइम के आगे जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये सब फ्यूचर है। अभी इस समय से आगे जो भी फ्यूचर है उन फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स, यानी यहां पर जो भी एक्शंस होने वाले हैं या जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, इन घटनाओं को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? सेवरल डिफरेंट फंक्शंस एंड मीनिंग्स। बट ध्यान रखें कि विल का प्रयोग केवल यहां पर घटित होने वाली घटनाओं के लिए नहीं किया जाता है। इवन यहां पर प्रेजेंट में खड़े होकर के भी हम जब प्रेजेंट की घटनाओं के बारे में, सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं तो भी विल का प्रयोग किया जाता है। और इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के इसके मतलब होते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को एज ए होल जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए जरा अपने दिमाग में 2 बातें बिठा लीजिए। क्या? देखिए जरा, यहां पर मैंने असर्टिव सेंटेंस लिखा है और यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि जब हम विल का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। जरा ध्यान दीजिए, न केवल ये वाली बात बल्कि एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है। और वो क्या कि जब हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में, जब फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी IV के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कुछ दूसरा होता है, इसका मीनिंग दूसरा होता है। यू यानी सेकंड पर्सन के साथ में जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कुछ दूसरा ही होता है। और जब हम थर्ड पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस या थर्ड पर्सन जो भी अदर नाउन्स आ जाते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग और उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसकी जो मीनिंग्स होती हैं वो सब डिफरेंट होती हैं। और आगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल का प्रयोग करते हैं तो उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं। ध्यान दीजिए, IV के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल का प्रयोग तो कभी करते ही नहीं हैं। जरा देखिए, क्या आज से पहले आपको ये बात मालूम थी? अगर मालूम थी तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं मालूम थी तो फिर आप अच्छे से समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। शैल की बातें तो हम अगले वीडियो में करेंगे। और जब हम सेकंड पर्सन के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग करते हैं तो इस विल का मीनिंग कुछ दूसरा होता है, कुछ दूसरे तरीके से सेंटेंसेस होते हैं और ये सब कुछ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर तो ध्यान दीजिए भाई, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन 2 बातों को ध्यान में रखना है जब भी हमें विल का प्रयोग करना है। अब मैं अगली स्लाइड से आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस में, इन असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि विल का प्रयोग जब हम करते हैं और वो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, तो वहां पर विल के कितने मीनिंग्स होते हैं जरा अच्छे से देखिए। यहां पर मैंने लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन,
ध्यान से सुने, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारा मेन फोकस फ्यूचर टेंस बनाना नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को मतलब उस पर फोकस करना हमारा मतलब नहीं होता है। फोकस किस में होता है? फोकस होता है डिटर्मिनेशन में। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेशन यानी जो निश्चय होता है, हमारा संकल्प होता है, उस पर हमारा होता है ध्यान। अच्छा, इंटेंशन हमारी जो इच्छा होती है, इच्छा प्रकट करना विल का एक बहुत ही बेसिक सा जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है। अच्छा, प्रॉमिस प्रकट करना, थ्रेट, ये विश हो गया, विलिंगनेस एंड स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, इन सारी बातों को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस में, ध्यान रखेंगे मैं बार बार बोल रहा हूं, असर्टिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? निश्चय, जिसको आप बोलते हैं दृढ़ निश्चय या संकल्प, आप जिसे बोल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हम अब यहां जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है और लिखा है आई एम डिटरमाइंड टू गिव अप स्मोकिंग। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? यानी स्मोकिंग छोड़ने का मैंने निश्चय कर लिया है, यानी डिटरमाइंड हूं, मैं निश्चित हूं, अर्थात मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो फर्स्ट पर्सन आई है उसने यहां पर एक डिटर्मिनेशन अभी प्रेजेंट में ले लिया है, एक निश्चय कर लिया है कि आगे भविष्य में वो ये वाला काम नहीं करेगा। तो ध्यान से सुने कि जब कभी भी हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो ये डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, और इसी डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम इस सेंटेंस को बड़ी खूबसूरती के साथ थोड़ा सा संक्षेप में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? आई विल गिव अप। ध्यान दें, क्या? आई विल गिव अप स्मोकिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ध्यान दें कि यहां पर हमारा जो विल से फ्यूचर प्रकट करें, यानी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होगी ये बतलाना हमारा प्रमुख उद्देश्य नहीं है। हमारा जोर कहां पर है? हमारा एम्फेसिस है इस विल का प्रयोग करके हम यहां पर एम्फसाइज करना चाहते हैं कि मैंने डिटरमाइन कर लिया है, यानी निश्चित कर लिया है कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, यानी इस बात के लिए मैं डिटरमाइंड हूं। तो यहां पर विल का प्रयोग डिटर्मिनेशन को शो करता है। जैसे एक सेंटेंस यहां पर है, वी आर डिटरमाइंड नॉट टू सरेंडर, यानी इसका मतलब हुआ कि हमने सरेंडर ना करने का निश्चय किया है, ठीक है, यह है इसका मतलब। और इसी बात को, यानी अगर आप फर्स्ट पर्सन के साथ में और डिटर्मिनेशन को शो करना चाहते हैं तो आप वी, और इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको क्या करना है? वी विल नॉट सरेंडर। अब यहीं पर मैं आपको एक बात और बतला देता हूं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो ये टू लगा हुआ है सर, आपने यहाँ पर टू नहीं लगाया। तो ध्यान रखें, जितनी भी मॉडल्स हैं उन मॉडल्स के साथ में हम यहाँ पर जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करते, इसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। यहाँ पर विदाउट इन्फिनिटिव ही मेन वर्ब आती है सभी के साथ में, केवल ऑट टू और यूज टू को छोड़कर बाकी सभी मॉडल्स के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ डिटर्मिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इंटेंशन। जब बोलने वाला अपनी इच्छा या अपना इरादा प्रकट करना चाहता हो तो भी वहां पर वास्तव में हम विल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। देखिए जरा, वी इंटेंड टू प्ले, यहां पर क्या है? हमारी खेलने की इच्छा है। अ फ्रेंडली मैच टुमारो, कल एक फ्रेंडली मैच खेलने की इच्छा है। अब यहां पर ये मैं अपना इरादा प्रकट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपको इरादा प्रकट करना है तो इरादा प्रकट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? वी के साथ विल का प्रयोग करें, वी विल प्ले। अगर आप ये वाली बात कहते हैं कुछ ऐसे, वी विल प्ले अ फ्रेंडली मैच, अगर आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, अ फ्रेंडली मैच टुमारो, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनकी मीनिंग बिल्कुल सेम है।
देखिए यहां पर क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहां पर आपने विल का प्रयोग किया है उसी बात को, यानी इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपने विल का प्रयोग किया है, न कि फ्यूचर टेंस बतलाने के लिए। ध्यान रखेंगे, फ्यूचर टेंस बतलाने के लिए हमारे पास शैल है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल होता है। वैसे अब मॉडर्न इंग्लिश में तो क्या है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में आपको क्या बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए, और बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है, बट विल का प्रयोग इतना वर्सेटाइल है कि अब मॉडर्न इंग्लिश में तो सभी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। बट जब हम विल का प्रयोग करें तो उसका मीनिंग भी तो दिमाग में रखें, तभी तो स्पोकन इंग्लिश में मजा आएगा। जब हम बात करें और हम इनका प्रयोग करें तो उनका मतलब तो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आई इंटेंड टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मुंबई जाने की मेरी इच्छा है, मेरा इरादा है, ये है। देखिए अच्छे से, आई इंटेंड टू गो, मेरा जाने का इरादा है कहाँ, मुंबई, अगले महीने। अब इरादा को प्रकट करना है तो इरादा प्रकट करने के लिए ही तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गो टू मुंबई, फिर से यहाँ पर ये टू नहीं लिखा जाएगा, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मुंबई नेक्स्ट मंथ। जी हाँ, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है। यहां पर मैं इरादा प्रकट कर रहा हूं, यहां पर भी मैं इरादा ही प्रकट कर रहा हूं। तो दूसरी बात हो गई इंटेंशन। अगली बात आइए देखिए, प्रॉमिस। जब कभी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, भाव आपका होता है कि आप अपना वचन देते हैं, तो वचन देने के लिए भी आपको क्या करना होता है, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में आपको विल का प्रयोग करना होता है। जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा है, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं तुम्हारी हेल्प करने का वादा करता हूं। यहां से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, वादा करता हूं, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने का आश्वासन देता हूं या प्रॉमिस करता हूं। तो ध्यान दीजिए, इस प्रॉमिस की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप क्या करेंगे, आई विल, केवल और केवल विल का प्रयोग कर देंगे, आई विल हेल्प यू। और अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं, आई विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम, तो इसका मीनिंग बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की ही तरह है। यहां पर भी देखिए, वी प्रॉमिस टू गिव यू योर बुक टुमारो, वी प्रॉमिस टू गिव यू, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कल तुम्हें तुम्हारी पुस्तक दे देंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रॉमिस करने का मीनिंग है और प्रॉमिस को शो करने के लिए आप यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। वी विल गिव यू, आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे, वी विल गिव यू योर बुक टुमारो, फुल स्टॉप। ये देखिए जरा, ये है प्रॉमिस। अगली बात क्या है, अगली बात है थ्रेट। जब आप किसी को धमकी देना चाहते हो, धमकी देना आपका आशय हो, तो उस आशय, उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर मैंने सारी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, आई थ्रेटन, मैं धमकी देता हूं, टू पनिश यू, तुम्हें दंड देने की धमकी देता हूं, इफ यू कम लेट अगेन, अगर तुम दोबारा से देरी से आए तो मैं तुम्हें पनिश करने की धमकी देता हूं। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और सिंपली क्या करेंगे, आई विल पनिश यू। आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, आई विल पनिश यू इफ यू कम लेट अगेन, इफ यू कम लेट अगेन। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रामर भी, इसकी ग्रामर तो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली ग्रामर भी इसी तरह से सही होती है। ऑलराइट, अच्छा, वी थ्रेटन टू किल यू, हम तुम्हें मारने की या तुम्हारा मर्डर करने की धमकी देते हैं। ऐसा कुछ सेंटेंस अगर आप हिंदी में बोलते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है, धमकी देते हैं, तुम्हें मारने की धमकी देते हैं, नहीं। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी धमकी देने के लिए आप तो सिंपली आई वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग करिए, आई विल किल यू। ठीक है, शैल के बारे में सारी बातें तो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं विश। अब अगर आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं अपने मन में, तो आप अपनी विश को प्रकट करने के लिए भी आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। देखिए
जैसे अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, काफ़ी देर बैठे बैठे हो गई है, अब वहाँ पर बैठने की आपकी इच्छा नहीं है और अब आपकी घर जाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कहते हैं भाई अब घर जाने की इच्छा है, ठीक है। तो अब घर जाने की इच्छा है, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो अपनी इच्छा यानी अपनी विश को प्रकट करने के लिए आप विल का प्रयोग करते हैं। आई विल गो होम नाउ, आई विल गो होम नाउ, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, ध्यान से सुने, ये सब सिंपल प्रेजेंट, इस समय मेरी इच्छा है घर जाने की, ये ध्यान से सुनिए। तो ये प्रेजेंट टेंस में ही ऑलमोस्ट अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हो। तो इच्छा को प्रकट करने के लिए आप इस विल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बतला रहा हूं कि यहां पर फ्यूचर टेंस बनाना हमारा मेन फोकस नहीं है, एक्चुअली ये मीनिंग है। इस विल के साथ हम एक मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। ओके, जैसे आई विश टू विजिट द ताज। सपोज आप अपने पापा के साथ में आगरा गए हुए हैं, वहां पर घूम रहे हैं और आप अपने पापा से कहते हैं पापा ताज देखने की इच्छा हो रही है, ठीक है, यानी इच्छा हो रही है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, आई विल विजिट द ताज, विजिट द ताज। आप इस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे। अब इसका अगला मीनिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। जब हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारी विलिंगनेस होती है। एक खास बात, बहुत ही हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारी विलिंगनेस होती है, हमारी इच्छा उसमें निहित होती है। इच्छा यानी हमारा इरादा, हमारे अंदर हम उस काम को करना चाहते हैं, जिस काम के बारे में बात हो रही है हम स्वयं उस काम को करना चाह रहे हैं। ये आपकी वास्तव में विलिंगनेस होती है और ये हमेशा ही आई वी के साथ जब विल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर निहित होती है। अच्छा देखिए जरा, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, स्पोकन सेंटेंसेस हैं ये, और डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बोले जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो भाई यहां से देखिए सीखना शुरू करिए। सपोज एक सिचुएशन है, कैन समबडी हेल्प मी, अगर कोई है आवाज देता है क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है, तो उसके जवाब में आप क्या कहते हैं, हाँ मैं करता हूं। क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है, तो हाँ मैं करता हूं या मैं करूंगा। आप ऐसा सेंटेंस कुछ बोलते हैं तो वहां पर देखिए किसी ने तुरंत हेल्प करने के लिए पूछा है आपसे और त्वरित ढंग से, यानी आपने स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया है किसी की हेल्प करने का। तो ध्यान से सुने, जहां पर विलिंगनेस साथ ही साथ आपका स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वाभाविक और त्वरित निर्णय अगर आ जाता है तो उस निर्णय को प्रकट करने के लिए आपको आई वी के साथ विल का प्रयोग करना होता है। आई विल, हाँ जी मैं करूंगा, ठीक है। ऐसा जैसे एक सेंटेंस और देखिए, देयर इज द डोर बेल, घंटी बजती है दरवाजे में और अंदर से मैं बोलता हूं घंटी बज रही है, मैं देखता हूं। मैं देखता हूं का मतलब यहां पर क्या है, देखिए मैं जाता हूं। यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, बट ध्यान से सुने कि जहां पर आपके डिसीजंस कैसे हो, स्पॉन्टेनियस हो और फौरी तौर पर डिसीजन लिए गए हों। स्पॉन्टेनियसली अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वहां पर ये देखिए विल का प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ में। ये ध्यान रखिएगा ये बोलते समय, चूंकि आप स्पीकर हैं और जब कभी आप इंग्लिश बोलते हैं तो हमें विल का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि स्पीकर के लिए ही है ये बना हुआ। विल किसके लिए है, स्पीकर के लिए ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन के लिए है और थर्ड पर्सन में क्या है, जरा इस बात को अच्छे से समझिएगा। चलिए अच्छा यहां पर देखते हैं, जैसे एक और सिचुएशन है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला। मैं घर से बाहर निकला और मार्केट में जाकर मुझको याद आया कि यार मैं तो अम्ब्रेला अपना छोड़ ही आया हूं। वहां पर आप स्पॉन्टेनियसली एक डिसीजन लेते हैं तुरंत ही अम्ब्रेला को खरीदने का, तो वहां पर भी आप आई विल जस्ट बाय वन, यार अम्ब्रेला तो मैं घर ही छोड़ आया, चलो अभी मैं खरीदता हूं। अगर आप भले ही हिंदी सेंटेंस में आपका खरीदता हूं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपका सेंटेंस निकलता है, तो भी आपको विल का प्रयोग वहां पर करना चाहिए। किस बात को शो करने के लिए, इस बात को, आपकी जो विलिंगनेस है, इच्छा है
नंबर एक, इसमें आपकी विलिंगनेस छुपी हुई है और दूसरा स्पॉन्टेनियस डिसीजन छुपा हुआ है। तो इन दोनों बातों को शो करने के लिए आपको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना होता है। तो ये तो 6 प्रयोग हो गए आपके असर्टिव सेंटेंस में आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग। अब हम देखते हैं सेकेंड पर्सन का यानी सेकेंड यू के साथ में विल का प्रयोग क्या शो करता है। तो अच्छे से देखिए भाई, वहां पर पहुंचने से पहले ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जल्दी से लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए और अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर विल इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स। मैंने यहां थर्ड पर्सन को भी जोड़ दिया है, हालांकि थर्ड पर्सन के लिए मैंने अलग स्लाइड बनाई हुई है। मैंने यहाँ पर थर्ड पर्सन को भी जोड़ दिया है क्योंकि जो बात मैं बतलाने जा रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन के साथ में भी लागू होती है और थर्ड पर्सन के साथ में भी लागू होती है। बट थर्ड पर्सन के साथ तो और भी बहुत सारी बातें लागू होती हैं, उनको मैंने अलग से आगे डिस्कस किया हुआ है। चलिए जरा, क्या है कि सेकेंड पर्सन यानी यू, सेकेंड पर्सन आप सभी लोग जानते हैं यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, और साथ ही साथ जितने भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स होंगे वो सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस या नाउन्स होते हैं। और सेकंड पर्सन में आपका यू होता है। तो विशेष रूप से यू को बतलाना है इस स्लाइड में कि जब हम यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो क्या बातें या क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहली बात, फ्यूचर टेंसेस। तो ध्यान से सुने, यू के साथ जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो हमारा फोकस होता है भविष्य में किसी घटित होने वाली किसी घटना को बतलाना कि यानी यहां से मैं बात कर रहा हूं और भविष्य में जो घटना घटित होने जा रही है उसकी सर्टेनिटी कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो भविष्य में किसी जनरली भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के लिए हम यू के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स यानी निर्देश और आदेश देने के लिए भी हम यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए फ्यूचर टेंसेस, सबसे पहला इसका बेसिक प्रयोग आप लोगों ने अपने एकेडमिक लेवल पर पढ़ा ही होगा, ठीक है। एकेडमिक लेवल मतलब स्कूलों में आपने पढ़ा ही होगा कि यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सभी लोग जानते हैं आई वी के साथ शैल और यू के साथ विल। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैंने जल्दी से आपको बतलाने का प्रयास किया है कि देखिए आपने यू के साथ यहाँ पर आपने विल का प्रयोग किया है। क्या है, यू विल बी ईटिंग एप्पल। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर इसका फोकस क्या है, ये है टाइम लाइन, यहाँ से टाइम शुरू होता है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ये है प्रेजेंट यानी पॉइंट ऑफ टाइम ये है। और जब हम किसी भविष्य में किसी एक एक्शन के होने की बात करते हैं तो वो एक्शन कई स्टेट्स में हो सकता है। अब उन स्टेट्स में से ये जो विल बी ईटिंग ये कंटिन्यूअस स्टेट है, यानी भविष्य में यहाँ पर आम खाने का काम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस कंटिन्यूअस स्टेट को शो करने के लिए यहाँ पर खड़े होकर इस कंटिन्यूअस स्टेट को शो करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। अच्छा, ही के साथ मैंने कहा सेकेंड पर्सन के साथ में भी हम फ्यूचर टेंस शो करने के लिए ही विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कहीं कोई यानी यू के साथ और ही के साथ कोई इंटेंशन, कोई निश्चय या कोई इरादा ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सिंपली यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि आप ऐसा कर रहे होंगे, यानी सिंपल भविष्य में आप इस काम को कर रहे होंगे, यानी ये काम भविष्य में किसी समय चल रहा होगा। यहाँ पर उसके साथ यानी जो थर्ड पर्सन है उसके साथ में भी ये काम भविष्य में चल रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस क्या है, यू विल हैव ईटन एन एप्पल। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो भी हम यहाँ पर भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय से पहले पूर्ण हो गया होगा, इस स्टेट को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर खड़े होकर भविष्य में इस स्टेज को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ही के साथ में। तो अब अच्छे से सुनिए कि यू यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सभी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में बिना किसी उन भावों को जो मैंने आई वी के साथ में आपको बतलाया कि वहाँ इंटेंशन होती है, वहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पर ये सारी बातें, इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं। और ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं टेंसेस पर, आपको वो ज़रूर देखना चाहिएगा।
तो जरा देखिए वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअली जो टेंसेज हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरी जो बात है यू के साथ यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा सकते हैं, कमांड्स भी। देखो जैसे ये सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन नाउन है ये, ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या कमांड देना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर कमांडेड टू, हम ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं आर कमांडेड टू अटेंड द प्रेयर। इसका मतलब क्या हो गया, सभी विद्यार्थियों को प्रेयर अटेंड करने का आदेश दिया जाता है, आर कमांडेड टू, यहां पर हमने कमांडेड टू लिखा, ठीक है ना। अगर आदेश देने का भाव है तो हमें यहां पर इतना ढेर सारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहां पर क्या करें, सिंपली आप करें ऑल स्टूडेंट्स विल अटेंड। ध्यान से सुने, सारे स्टूडेंट्स प्रेयर अटेंड करेंगे। यहां पर एक सीधा आदेश या निर्देश दिया जा रहा है, जैसे द गर्ल्स विल नॉट, यहां पर भी आप क्या है, विल नॉट वेयर द शॉर्ट्स, यहां पर भी लड़कियों को सीधे आदेश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा आदेश दिया जा रहा है यहां पर। द गर्ल्स आर ऑर्डर्ड या द गर्ल्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू वेयर द शॉर्ट्स, यह है इसका मीनिंग। ओके, अब यहां पर फ्यूचर टेंस प्रकट करना, यहां पर फोकस फ्यूचर टेंस पर नहीं है, यहां पर फोकस है इंस्ट्रक्शन एंड कमांड पर, राइट। ओके, अब यहां पर ये सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन के साथ में भी यही बात है। देखिए यू विल नॉट गो देयर, सीधे सीधे अगर आप ये बोलते हैं तुम वहां नहीं जाओगे, तो आपको क्या लग रहा है, तुम वहां नहीं जाओगे, जैसे मैं किसी को बोलता हूं आप वहां नहीं जाओगे, इसका क्या मतलब हुआ, सीधे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको वहां नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है। कुछ ऐसा सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं तो विल का प्रयोग करें। ओके, अच्छा, इस तरह से भी इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां पर देखिए ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, अगर आप विल यू ये क्वेश्चन टैग यहां पर यूज करते हैं तो ध्यान से सुनिए, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, और फिर इसके बाद अगर इस विल यू, हालांकि हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलने के आदी नहीं है, बट इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस जब हम इंस्ट्रक्शन देते हुए, आदेश देते हुए, कमांड देते हुए अगर हम ये ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखने चाहिए। कोशिश करिए ऐसे सेंटेंसेस को ढेर सारा बोलने की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं थर्ड पर्सन। विल इन द थर्ड पर्सन इंडिकेट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं असर्टिव सेंटेंसेस पर। ध्यान रखिए, मैं अभी केवल और केवल असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग आपको बतला रहा हूं, और वहां पर विल की क्या क्या मीनिंग्स हो सकती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, आप केवल इतना ही जानते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए जितने भी फ्यूचर टेंसेज हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम विल का प्रयोग थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और नाउंस के साथ करते हैं। बस इतना ही जानते हैं, बट इतनी ढेर सारी बातें आप अभी नहीं जानते हैं, तो इस पर फोकस करना है। तो चलिए जरा जल्दी से देखते हैं थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं और साथ ही नाउंस हैं उनके साथ। पहली बात तो यही हो गई कि भाई फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में कुछ जो घटित होने वाला है, तो सिंपल भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में बतलाने के लिए हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सर्टेनिटी को शो करने के लिए, लाइक्लीहुड या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए, प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर, भविष्य की जो प्रेडिक्शन है हम अक्सर करते रहते हैं। इनएविटेबिलिटी मीन्स अवश्यंभाव्यता और हैबिट, इन सारी बातों को शो करने के लिए हम थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जल्दी से अगली स्लाइड है और यहीं पर सब कुछ मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल देकर बतलाया है, और आप कोशिश करिएगा कि कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस और बोलें। बस समझना है आपको, अच्छे से समझिएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल्स, यहां पर मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, ही विल स्वीप द फ्लोर, लेकिन एक चीज यहां पर जो मेंशन करनी है वो ये
कि जब कभी भी हम ही, सी, इट, दे या किसी भी नाम के साथ में यानी नाउन के साथ में जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो इतनी मीनिंग्स तो होती हैं, बट ये एक खास बात है भाई, इसको याद रखना। यहां पर जो कर्ता होता है यानी सेंटेंस में जो कर्ता होगा, विल का जब हम प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के साथ में, तो वहां पर कर्ता की विश यानी उसकी इच्छा या उसकी इंटेंशन, उसका जो इरादा है वो उसमें निहित नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, विदाउट एनी रेफरेंस, यानी वहां पर कोई ऐसा रेफरेंस नहीं होता है कि कर्ता का वो कोई विश है या इंटेंशन है। जी नहीं, वो एक सिंपल सी बात है कि वो वैसा करेगा। चूंकि मैं बोल रहा हूं थर्ड पर्सन की इंटेंशन मैं क्या जानूं भाई, तो वहां पर इंटेंशन बिल्कुल भी निहित नहीं होती है। चलिए यहां पर देखिए, मैं उसी बात को क्लियर करूंगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, केवल एक ही उदाहरण मैंने दिया हुआ है यहां पर, या आप देख लीजिए, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। चूंकि आपने विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये कोई भी टेंस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही विल स्वीप द फ्लोर, वह फर्श साफ करेगा। फिर से वही टाइमलाइन, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है, और मैं यहाँ पर फ्लोर को साफ करने का काम इस यहाँ पर होगा आकर, यानी भविष्य में होगा। और यहाँ पर कोई बंदा है यानी ही, कोई थर्ड पर्सन है, वो इस काम को करेगा भविष्य में, केवल और केवल भविष्य में होने वाली घटना को बतलाने के लिए। बट अब यहाँ पर इस ही का इस काम को करने के प्रति यानी सफाई करने को लेकर उसकी इंटेंशन यानी उसकी इच्छा या उसकी विलिंगनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया भी होगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में इनके यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनके बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, सी विल लीव फॉर चेन्नई टुमारो, यानी कल आने वाला समय है। आने वाले समय में वो चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। ये एक प्लान्ड एक्शन है। भविष्य के लिए अगर हम कोई अपना एक्शन है जो हमने प्लान किया हुआ है, तो उस प्लान्ड एक्शन को शो करने के लिए हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी इज गोइंग टू लीव फॉर चेन्नई, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो प्लान्ड एक्शंस को शो करने के लिए हम थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक खास बात है सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। अब अच्छे से आप समझिए, यहां पर मैं फिर से एक बार टाइम लाइन को यहां पर बनाता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए जरा क्या है, यह है टाइम लाइन, यह है टाइम की शुरुआत। यहां पर हम आज खड़े हैं, तो यह हो गया पॉइंट ऑफ टाइम यानी प्रेजेंट। और भविष्य में किसी होने वाले एक्शन को, यहां पर कोई एक्शन हो रहा है भविष्य में, ठीक है ना, इस एक्शन की सर्टेनिटी को शो करने के लिए यानी निश्चितता यानी वही पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी है, उस सर्टेनिटी को शो करने के लिए भी हम यहां पर विल का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा, सी विल बी 17 टुमारो। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर टुमारो लिख रहे हैं, या फिर हम नेक्स्ट मंथ भी लिख सकते हैं, अगले महीने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर भविष्य में वह 17 की हो जाएगी, यानी कल वह 17 की हो जाएगी। और ये बात सर्टेन है। कहाँ तक सर्टेन है? 99% सर्टेन है। 100% कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भविष्य कौन जानता है। कल या अगला महीना, जिस महीने की हम आगे आने वाले समय की जब हम बात करते हैं, तो अगले ही पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि कल उसके जीवन में कभी आए ही नहीं, आज ही 2 घंटे बाद उसको अटैक पड़ जाए। तो ये सर्टेनिटी हम यहाँ पर शो करते हैं कि भाई कल ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा ये निश्चित होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की सर्टेनिटी। अच्छा, यहाँ पर एक सर्टेनिटी मैंने यहाँ पर भी, ये तो देखिए, ये भविष्य की सर्टेनिटी है यानी कल की सर्टेनिटी। सर्टेनिटी प्रेजेंट में भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट में आप श्योर हैं, अगर आप जानते हैं, आपको विश्वास है, आप फेथ है अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, जो जितनी आपके पास जानकारी है अभी तक, जो भी आपके विश्वस्त सूत्र हैं या जो नॉलेज है, उस नॉलेज पर बेस्ड अगर वर्तमान की सर्टेनिटी को भी आप शो करते हैं,
तो फिर ध्यान से सुनिए, जैसे यहां पर डोंट फोन देम नाउ, उनको फोन मत करो। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं और मेरा असिस्टेंट है, वो फोन कर रहा है किसी को, तो मैं, अगर मेरी जानकारी है कि इस समय वो बंदा इस समय क्या कर रहा होगा, अगर मुझे जानकारी है कि इस समय वो डिनर कर रहा होगा, खेल रहा होगा, पार्क में होगा या कहीं पर भी होगा, तो यहाँ भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी कितनी सर्टेन है, यानी जब हम सर्टेनिटी को शो कर रहे होते हैं तो वर्तमान सिचुएशंस के लिए, प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। देखिए जरा, डोंट फोन देम नाउ, अभी उनको फोन मत करो, क्यों? दे विल बी हैविंग डिनर। देखिए जरा, यहां पर विल का प्रयोग किया है, बी हैविंग डिनर, वो इस समय डिनर कर रहे होंगे, भविष्य की बात नहीं। डिनर यहां भविष्य में नहीं हो रहा होगा, यहां पर मैं बैठ करके अपने असिस्टेंट को बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि भाई उनको फोन मत करो, क्योंकि इसी समय वो क्या कर रहे होंगे? डिनर कर रहे होंगे। जिस समय मैं ये बोल रहा हूं उसी समय वे लोग डिनर कर रहे होंगे, तो यहां पर भविष्य में होने वाले एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कोई आया, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो मैं कह दूं मेरे पिताजी पार्क में होंगे, इसी समय मेरे पिताजी पार्क में होंगे, तो इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी मैं यहां पर क्या करूंगा? विल का प्रयोग करूंगा, ही विल बी इन द पार्क, ठीक है। अच्छा, सपोज कभी कभी तो पास्ट सिचुएशंस के लिए भी, जैसे वो वहां ऐसा, अभी तक वो ऐसा कर चुका होगा, ध्यान से सुने, एक्शन यहाँ पीछे का होगा और हम यहाँ पर खड़े होकर के, और यहाँ पर हम बोलते हैं, यानी पास्ट सिचुएशंस के लिए तो वहाँ पर विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि हम विल का प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में ही नहीं, बल्कि पास्ट सिचुएशंस, प्रेजेंट सिचुएशंस और फ्यूचर सिचुएशंस सब के लिए करते हैं। ओके, अच्छा, सब कुछ आपको आगे चल करके ये सारी की सारी सिचुएशंस आगे धीरे धीरे जब मैं वुड का प्रयोग बतलाऊंगा तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। बस बने रहिए मेरे साथ, अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए मेरी हर बात को, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। अब जो भी सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज यानी जो हमारे पास न्यूज़ है, हमारे पास जो जानकारी है, हमारा जो विश्वास है, हम अपने विश्वास और अपनी जानकारी पर बेस्ड अगर हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो भी वहाँ पर हम थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल बिकम कॉमन प्लेस इन द नेक्स्ट डिकेड। मैं अब यहां पर नेक्स्ट डिकेड की बात कर रहा हूं, अगले दशक में। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से, मेरे पास ऐसी जानकारी है, मुझे विश्वास है, ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं या साइंटिफिक न्यूज़ ऐसी है कि आगे चल कर के अगले दशक में क्या होगा, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, स्वचालित कारें हैं, ये बड़ी ही सामान्य हो जाएंगी, यानी हर एक के पास स्वचालित कारें ही होंगी। मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो भविष्य की प्रेडिक्शंस को शो करने के लिए भी आप थर्ड पर्सन के साथ में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, बल्कि करेंगे ही, विल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक और प्रयोग यहाँ पर देखिए, पॉसिबिलिटी। वही पॉसिबिलिटी जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, वही पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होंगे। इस समय अगर कोई पार्क में है और मैं वहां पर वर्तमान सिचुएशन में पॉसिबिलिटी को शो कर रहा हूं, तो वर्तमान सिचुएशन में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। वही बात है, भाई तुम्हारा भाई कहाँ है? किसी ने आकर मेरे से पूछा, यार घर पर तो नहीं है, पार्क में होगा। तो कब होगा? भविष्य में थोड़ी ना होगा, इसी समय पार्क में होगा। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। और हैबिट, ध्यान दीजिए, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं, आदतें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, द मिनिस्टर्स विल कम लेट। अगर हम किसी की बात करते हैं, यार मिनिस्टर साहब आज आ रहे हैं, चलना है वहाँ पर देखने, उनसे मिलने या उनकी सभा को अटेंड करने के लिए चलना है, तो यार टाइम भी हो गया है, तो भी कहते हैं अरे रुको यार, मिनिस्टर लोग तो देर से ही आते हैं, ये उनकी हैबिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, एक्चुअली इस सिचुएशन में हमको विल का प्रयोग करना चाहिए हैबिट को शो करने के लिए। द मिनिस्टर विल कम लेट, ऐसा, ठीक है ना भाई। जैसे लड़कियां हैं वो तो बातें करती ही करती हैं। अगर इस बात को हमें कहना है तो हम ऐसे बोलते हैं, यार गर्ल्स विल टॉक,
नोबडी कैन, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई मना नहीं कर सकता है ना। गर्ल्स विल टॉक, ओके। अच्छा, द पुअर विल बी द पुअर, गरीब तो गरीब ही रहेंगे। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की इनएविटेबिलिटी है। यहां पर देखिए एक खास चीज, इनएविटेबिलिटी का मतलब अवश्यंभाव्यता, इसका हिंदी मीनिंग होता है, बट इसका असली मतलब क्या होता है? दैट इज श्योर टू हैपन, यानी ऐसा ऐसा कुछ जो जिसका घटित होना निश्चित ही है, उसी को हम इनएविटेबिलिटी बोलते हैं। और जैसे यहां पर एक्सीडेंट्स विल हैपन, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें भाई, एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं तो स्पष्ट रूप से आपको दिखे ये सेंटेंस, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर लिखा है एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन, ये देखिए, यानी दुर्घटनाओं के लिए चाहे कितना प्रबंध कर ले गवर्नमेंट, चाहे कितने ही तैयारियां क्यों ना कर लें, एक्सीडेंट्स तो होंगी ही होंगी, ठीक है ना। घटनाएं, रेल घटनाएं होंगी होंगी, सड़क दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। तो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इनएविटेबल हैं, मतलब अवश्यंभावी है, उनको होना ही होना है। तो जब ऐसी हम किसी बात को शो करते हैं तो वहां पर भी हम थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर भाई लास्ट में आकर के देखिए जरा, अब मैं आपको अगले वीडियो में क्या बतलाने जा रहा हूं। अगले वीडियो में बतलाने जा रहा हूं विल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब मैं विल का प्रयोग बतलाऊंगा सभी पर्सन्स के साथ, ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में विल का प्रयोग आईवी के साथ तो कभी करते ही नहीं है। बाकी जब हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो कैसे कैसे मजेदार सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस वो जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगला वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन जाने से पहले फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ये भाई गंदी आदत है, इस आदत को बदलिए जल्दी से। पहले ही शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और भाई सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छे नहीं लगते हैं तो मुझे जरूर बताइए कि भाई मैं और बेटर क्या कर सकता हूं ताकि मैं आपका सब्सक्रिप्शन ले सकूं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए